हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। सो हम लोग अभी इस मंथ के लास्ट पॉडकास्ट में आ चुके हैं और हमारे साथ है क्रिश और हमारे नए गेस्ट श्रविक, हाय। अनबियर्ड श्रविक, बियर्डलेस श्रविक। सो जैसे कि हम लोग हर वीक बात करते हैं, तो सेम इस वीक भी हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट्स है उसके बारे में, और मार्केट कहाँ गया है हम लोग लास्ट वीक जो डिस्कस किए थे वहाँ से, और आगे हम लोग क्या देख सकते हैं इसके ऊपर। सो अभी तक अगर आप लोग हमने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा ऐसे अपडेट्स रोज़ मिलता रहे। और हम लोग अभी आपके लिए शॉर्ट्स भी बना रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्म ऑफ कंटेंट अगर बहुत लंबा लग रहा है तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो हमारे चैनल पे आके, जिसमें आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो हम लोग बता रहे हैं, डेली न्यूज़ दे रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ हम लोग लेके आएंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट से, जो कि हमें हमारे नए गेस्ट शौविक देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शौविक जी। पहला बात यह है कि कोई नया गेस्ट वेस्ट नहीं है। इंसान जो है वो पुराना है, बस अंदाज नया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। लास्ट वीक से इस वीक में जो डेवलपमेंट हुआ है क्रिप्टो स्पेस में, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। पहले हम लोग बीटीसी डिस्कस कर लेते हैं, बीटीसी यूएसडीटी जो चार्ट है इसको। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जो है वो नोटिस किया गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो करंट बीटीसी का प्राइस चल रहा है वो 26,500 700 इसके आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, लास्ट कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये जो रेड क्लिप्स बना हुआ है, इस एरिया में कंसोलिडेशन चल रहा है। ये बेसिकली हुआ क्या है, 20 ईएमए और 100 ईएमए के बीच में हो रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर ये 100 ईएमए को तोड़ता है तो फिर एक प्रोबेबिलिटी रहता है नीचे जाने का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बार हॉट लेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, तो इस एरिया में जैसे ये रेजिस्टेंस था, पहले ये रेजिस्टेंस था, तो इसको ब्रेक करके ऊपर गया है। तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि है आपका $25,400 BTC USDT। तो और एक चीज़ यहाँ पे हुआ है, ये जो है BTC USDT, ये हेड एंड शोल्डर एक फॉर्म किया है 28,000 के आसपास। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, यह है शोल्डर का फर्स्ट शोल्डर, यह है सेकंड शोल्डर और यह है हेड। तो इसके बाद हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस के बाद ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्या क्या मूव हो सकता है, एक है यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट जोन में हॉल्ट लेके ऊपर की तरफ जाना, एक प्रोबेबिलिटी, कुछ दिन यहाँ पे बिता के। दूसरा प्रोबेबिलिटी है इसको तोड़ के नीचे इसको रिटेस्ट के लिए आना, 200 डे मूविंग एवरेज को, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके इस चैनल के अंदर घुस जाता है, जो कि बड़ा सा चैनल हम लोगों ने पहले बना हुआ था, ये वाला, तो यहाँ पे जाने के बाद ये फिर से उस चैनल के बीच में घूमता रहेगा। तो फिर आप लोअर एंड से बाय कर सकते हो और अपर एंड से सेल कर सकते हो। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत एक चीज़ है जो कि आपको नोटिस करना है, ये जो हेड एरिया है ना, यहाँ पे जैसे ब्रेक करता है बीटीसी, आप लोग एक बार देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बना देते हैं तो एरो देख, ये वाला जो एरिया है ना 30,800 31,000, इस एरिया को जब क्रॉस करता है बीटीसी तो दो चीज होगा, एक होगा ये चैनल के अंदर चला जाएगा और दूसरा चीज होगा ये हेड को भी ब्रेक कर देगा। तो वो काफी डिसाइसिव एक ब्रेकिंग होगा बीटीसी के लिए। तो बीटीसी का फिलहाल यही है। नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा ETH का देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है। इसमें जैसे देखिए आप लोग, एक रेजिंग जो चैनल है ना, असेंडिंग चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये असेंडिंग चैनल को ETH फॉलो कर रहा है। इसका जो लोअर पोर्शन है ये यहाँ पे है, लगभग आप लोग मान सकते हैं 1648 650 के आसपास। और इससे ऊपर जो है एक और सपोर्ट जोन बन के आएगा, जो कि ये वाला है 1750, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर ETH है तब तक कोई मतलब चिंता का विषय नहीं है। आप लोग यहाँ पे एक्युमुलेशन कर सकते हो या फिर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। और जब ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे और इस चैनल को तोड़ के बाहर चला जाए, तब मूवमेंट जो होगा, अप मूव, वो काफ़ी जल्दी होगा। तो आप लोग इस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो
बस यही 2 चीज़ है फिलहाल। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर एक्सरेक्स एक रियल क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस कारण ये शो संभव हो पाया। 2020 से एक्सरेक्स हमारे पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज में से रहा है जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास एक्सरेक्स अकाउंट नहीं है अभी तक तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरेक्स ऐप में कुछ खास फीचर्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं ताकि आप इससे यूएसडी यहाँ तक यूएसडी द्वारा क्रिप्टो खरीद पाए। जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है, एक्सरेक्स ऐप में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है जो एक सरकारी निवेशक संस्था है और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में बिटचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेक्स वॉलेट फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब P2P ट्रांसफर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी एक्सरेक्स ऐप में बिटचेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है जिसमें आप बिट ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। तो क्रिश, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आगे का मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन ऑल द अदर फैक्टर्स? तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा नीचे ही जाएगा, जैसे शौविक ने अभी रिसेंटली कहा कि इट विल गो अप टू लाइक 25K टू रीटेस्ट। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी भी थोड़ा डाउन साइड बाकी है मार्केट का टू गो डाउन। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इट विल गो डाउन टू लाइक लेस देन 25K, अराउंड 2300 समथिंग, 23,000 समथिंग। उसके बाद ही वो ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। ये तो सिर्फ मार्केट स्टैटिस्टिक्स या ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से नहीं, ये बल्कि मैक्रो के हिसाब से भी थोड़ा बहुत यही है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जर्मनी में रिसेशन हिट किया है, जो कि हम लोग बाद में भी कवर करेंगे, और उसके चलते और भी कुछ लिक्विडिटी फैक्टर्स है जिसके कारण बिग मार्केट मेकर्स आर मूविंग आउट, बिग प्लेयर्स हैव नो प्लेस टू हेज देयर पोजीशंस। तो ये सब चीज़ के कारण थोड़ा नेगेटिव है मार्केट, जिसके कारण ये नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है रादर देन consolidating at 26,500 and going up. So with that, I will go with the news today and we'll discuss this at the end of our conversation कि क्यों इस तरीके से हो सकता है। तो चलिए आज के पहले न्यूज़ में जो कि है लाइडो से करीब 500,000 इथीरियम विड्रॉ हुआ है, जिसमें से ऑलमोस्ट 430 के इथीरियम सेल्सियस ने विड्रॉ किया है। अब सेल्सियस, जो कि आप जानते हैं एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है विच वाज अंडर बैंक्रप्सी, तो फ़ारेनहाइट ग्रुप बोल के एक ग्रुप ने दे वॉन द बिड फॉर सेल्सियस एट $2 बिलियन। एंड उसके साथ ही वंस दे आर acquiring सेल्सियस, Celsius is also decided to take out all its stake from LIDO। तो उन्होंने करीब 428K STETH विड्रॉ किया है LIDO से, और बाकी जो है विड्रॉल अराउंड 40,000 के आसपास दैट हैज़ गॉन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि उसमें रॉकेट पूल है, फ्रैक्स फाइनेंस है, बाइनेंस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऑल दीज combined they have withdrawn around 40,000 Ethereum। तो लाइडो में roughly 30% of the total ETH stake था, which is around 6.8 million Ethereum। भी वहाँ से 500,000 Ethereum withdraw हो गया, तो लाइडो right now has roughly between 6.2-6.3 million Ethereum। तो हम लोगों ने पहले भी ये कहा था कि जब Ethereum withdrawals स्टार्ट हो जाएगा तब लॉट ऑफ पीपल जो कि स्मॉल होल्डर्स है वो लाइडो से निकाल के अलग अलग लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में डाल देंगे। तो जिसमें रॉकेट पूल है, स्टेडर लैब्स का पूल है, एंकर है। तो हम लोग वही फिनोमिनन यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि लोग लाइडो से निकाल के छोटे छोटे पूल्स में उसको डाल रहे हैं। इसका रीजंस ये भी है कि लाइडो में आप सिर्फ लिक्विड स्टेकिंग कर सकते हो, बट रॉकेट पूल में आप अपना खुद से एक अलग नोड रख सकते हो। तो इससे ये होता है पता कि लोग चाहते हैं कि वो इथीरियम को से अपना ज़्यादा APY, अपना ज़्यादा यील्ड मिले उसको, तो इसीलिए वो ये इस तरीके से छोटे छोटे पूल्स में जा रहे हैं, क्योंकि लाइडो के कंपैरिजन में छोटे अलग पूल्स में उनको ज़्यादा यील्ड मिल रहा है। तो इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं हमारे इस न्यूज़ केस में। तो जहाँ पे दिख रहा है कि टॉर्नेडो कैश जो कि एक
मिक्सर है, तो टोर्नाडो कैश का गवर्नेंस इफेक्टिवली क्लोज हो गया है या सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज एक हैकर ने टोर्नाडो कैश के गवर्नेंस को हैक कर लिया है। तो बेसिकली वहाँ पे 7 लाख वोट्स है और उन्होंने बाय अ प्रपोजल 12 लाख वोट्स अपने नाम कर लिया है। तो बाय एनी मीन्स लोग कुछ भी वोट पास करे गवर्नेंस में, नाउ दिस पर्सन कैन एक्चुअली ओवरराइड। और यही टोर्नाडो कैश अभी यूएस ने भी सैंक्शन करके रखा हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा डिफाई स्पेस में, बट येस दिस हैकर कैन एक्चुअली take out all the money, take out any kinds of staked asset they have on this tornado cash into his own wallet. तो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड केस, क्योंकि यहाँ पे जनरली टोर्नाडो कैश कोई लेजिटिमेट लोग यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी बैंड है। बट स्टिल समबडी इज ट्राइंग टू पुट इन एन एफर्ट टू हैक दिस गवर्नेंस एंड ट्राइंग टू गेट द क्रिप्टो आउट। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिप्टोज है जो कि ये हैकर विड्रॉ करना चाहते हैं। Thanks to us fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto partner from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT, USDC, or directly with USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX which escrows your fund with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Download the XREX app on Play Store or App Store today. Link below. जैसे कि क्रिश ने बताया, तो हम लोग इसमें जो हैकर है वो गवर्नेंस पूल से या गवर्नेंस ट्रेजरी से अपना फंड्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बट वो नॉर्मल जो यूज़र फंड्स है या जो टोकन है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता है इससे बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट होगा मार्केट में। जस्ट द गवर्नेंस इज हैक्ड एंड वो गवर्नेंस प्रोटोकॉल से छेड़छाड़ी कर सकता है, बट यूज़र फंड्स आर नॉट दैट मच एट रिस्क। तो हमारे अगले बड़े न्यूज़ में जो कि है एप्पल इंटीग्रेट्स विथ एक्सी इन्फिनिटी और स्टेपन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गेमिफाई सिस्टम में, Web3 गेमिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैसे Web2 गेमर्स को हम लोग Web3 में लेके जाते हैं। तो ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि Web2 गेमर्स को पहले एक वॉलेट क्रिएट करना होता है, उस वॉलेट में सोलाना या इथीरियम या गेम टोकन डालना होता है, एंड देन दे कैन प्ले द गेम। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि Web3 गेमिंग विल बी सुपर चार्ज्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल जो कि Web3 गेमिंग नहीं किए थे पहले, बट उनके पास एप्पल या गूगल पे है, they can easily now download this Axie Infinity game or Steppen game. They can top up using Google Pay or Apple Pay, buy the shoes or buy the Axie token and then directly pay the game. तो इससे Web3 गेमिंग के लिए ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, और इससे मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे नए गेमर्स जो कि पहले ये गेम्स नहीं खेले थे, दे विल कम इनटू द इकोसिस्टम। व्हाट डू यू थिंक सर? करेक्ट, या सो जैसे कि हम लोग एक्सी इन्फिनिटी का गेम देख रहे हैं, सो हम लोग अपने जो डेली न्यूज़ हम लोग कवर कर रहे हैं शॉर्ट्स में, उसमें भी हम लोग बात की कि GTA 6 भी देख रहा है कि वो अपना भी Web3 वर्जन उसमें इंटीग्रेट करे, उसमें भी वॉलेट्स लाए। तो हम लोग ऐसे अभी जाते जितना टाइम जाएगा हम लोग देख सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम गेम्स थे वो भी अभी Web3 या Web 2.5 जो हम लोग बोलते हैं उसमें आने का कोशिश कर रहे हैं, एंड उसको Web3 के वॉलेट से इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो जैसे जैसे हम लोग का Web2 यूज़र्स ये गेम्स जो पहले से खेल रहे हैं उनको अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं वो गेम में, तो द ट्रांजिशन विल बी मोर ईजियर एंड मोर फ्लेक्सिबल, ताकि वो लोग Web3 में आके और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे ड्यू टू दिस इंटीग्रेशंस इन द गेम्स। आई होप कि एप्पल और एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो स्टेपन और एक्सी इन्फिनिटी का जो लॉन्च हुआ है ऐप स्टोर में,
तो यहाँ पे एप्पल पे इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसका ऑल्टरनेट उन लोग को ढूंढ के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन स्ट्रक्चर है ना इन आप परचेजेस के लिए, कोई भी डिजिटल गुड्स अगर आप परचेज करते हो तो 30% तक कमीशन लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कोई भी आप फिजिकल गुड्स खरीदते हो तो फिर तो ठीक है, उसमें कोई कमीशन वगैरह नहीं लगता है, लेकिन डिजिटल गुड्स जो भी आप मान लो कि म्यूजिक खरीद लिया, आप पीडीएफ कुछ भी खरीद लिया, या फिर ऐसे गेम वगैरह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कमीशन है उसको कैसे मतलब हैंडल करेंगे ये लोग? हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि एप्पल और गूगल का जो कमीशन स्ट्रक्चर है ऑन बाइंग डिजिटल गुड्स वो काफ़ी हाई है। तो गेमिंग के लिए मुझे लगता है कि दे माइट हैव सम सैंडबॉक्स और दे माइट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। होपफुली वी कैन फाइंड इट आउट सून कि व्हाट इज द अमाउंट दैट एप्पल और गूगल इज चार्जिंग in StepN and Axie Infinity. So if I think the charges are reasonable, let's say 2 to 5%, I think the experience is still much better, and 2 to 5% is reasonable amount. But agar it goes above double digit, 10, 12, 15%, so a lot of people will not buy it because the resale value will not be that high. So they will rather prefer not to play this game in the paid version. Maybe they play it in the free version if there is a free version, and see if they want to get onboarded or not. तो काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया आपने शौविक. This will be a limiting factor for a lot of normal people to get from Web 2 gaming to Web 3 gaming. सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक कवर किया था कि लेजर रिकवरी इज ऑलमोस्ट गोइंग टू लॉन्च. तो फॉलोइंग द अप्रोर लोगों के लेजर तोड़ने के वीडियो से और बैकलैश से लेजर ने ये अनाउंस किया है कि दे विल डिले द रिकवरी ऑप्शन एंड थिंक अबाउट इट कि वो कब लॉन्च करना चाहते हैं. सो दिस इज़ अ गुड मूव, क्योंकि मेरे को लगता है कि बिफोर एडुकेटिंग द मार्केट कि हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, व्हाट आर द स्टेप्स, what the user can do by themselves, they wanted to go ahead with it because इससे उनका revenue में थोड़ा बढ़ोतरी होती and they would have made additional money based on this. So this is a very good move क्योंकि now people will at least think it through कि what actually Ledger is saying is making sense for them or not. So this gives Ledger also some time to educate the market. उसके बाद हम लोग आते हैं आज के सबसे बड़े न्यूज़ में, जो कि है मेकर दाओ ने दाई सेविंग रेस को, दाई जो कि एक स्टेबल कॉइन है बैक्ड बाय ईथर एंड अदर एसेट्स लाइक बिटकॉइन, यूएसडीटी एक्सेट्रा, को उन्होंने 1% से 3.3% रेस करने का प्रपोजल दिया है. सो दिस इफेक्टिवली मेक्स होल्डिंग दाई अ वेरी lucrative asset on chain, and I hope this will also allow DAI to be the number one stable coin, which is not backed by fiat but backed by other crypto, and it will be used more in the DeFi space. It will find more application because 3.3% is quite a healthy amount, which I think people will be attracted to buy and hold DAI rather than buy and hold let's say USDC और USDT, जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा yield नहीं मिलता है. करेक्ट. और इससे मुझे लगता है कि बाकी जो डीफाई स्टेबल कॉइन्स भी अदर जैसे कंपाउंड एंड आवे का है, उनके पास भी थोड़ा कंपटीशन आएगा कि वो भी अपना रेट्स थोड़ा बढ़ाए. एंड लास्ट टाइम का जैसे हम लोग देख सकते हैं जब 1% आया था, सो अराउंड 35 मिलियन डाई डिपॉजिट हुआ था फॉर स्टेकिंग. तो अभी जब वो 3.3% होगा तो देख सकते हैं कि और भी हो सकता है कि पीपल मूव टू डाई एंड दे स्टेक इट फॉर दिस सेविंग रेट्स. एक्चुअली एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. मैं कुछ दिन पहले देख रहा था यूएसडीटी का प्राइस कितना परसेंटेज गेन दिया है एज ए स्टेबल कॉइन. अगर हम लोग यूएसडीटी को होल्ड करते 3 साल पहले, तो वहाँ पे लगभग 70s के आसपास था. अभी जो चल रहा है 90s के आसपास आ रहा है. तो अगर हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो 3.3% से काफ़ी ज़्यादा है. तो लेट्स सी कि आगे जाके यूएसडीटी उसी हिसाब से उसी पेस में परसेंटेज गेन देता है या नहीं तो फिर दाई जो है वो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन बन के आएगा सामने. But I think comparison थोड़ा different है. Like for DAI, it's like more of decentralized size rather than a centralized
USDT. So वहाँ पे भी अगर किसी को सेंट्रलाइज्ड होल्ड करना है तो मे बी दे आर गेटिंग मोर रेट्स बट इट्स एट लास्ट सेंट्रलाइज्ड, बट यहाँ पे दैट्स मोर ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन. करेक्ट. और आपने जो भी कंपैरिजन किया USDT USDC कंपेयर टू INR, तो द सेम कंपैरिजन आल्सो होल्ड सेम फॉर DAI, क्योंकि वन DAI इज इक्विवेलेंट टू वन USD. तो अगर USDT has gone up from let's say 70 something to 90 nearly in last 3 years, तो DAI का भी जो है one DAI has also gone up from like 72 INR to 90 INR in the last 3 years. बट बात यह है USDT और USDC का लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आप उसको इजीली INR में सेल कर सकते हो. DAI को आप इजीली INR में नहीं सेल कर सकते हो, इसलिए you actually have to sell DAI to let's say Ether or BTC or something else and then sell it to INR. So effectively the gain that you are getting from USDT and the gain that you are getting from DAI is almost similar with INR. Yeah. तो जेमिनाई जो कि अपना यूरोपियन हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में सेट करना चाहता है, एंड जेमिनाई इज आल्सो इन्वॉल्व्ड विद द DTC ग्रुप, जो कि हम लोग बाद में कवर करेंगे. तो जेमिनाई इस आयरलैंड में इसलिए सेटअप करना चाहता है क्योंकि आयरलैंड इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड दे वांट टू मूव आउट ऑफ द US एज वेल बिकॉज ऑफ द US स्ट्रक्चर, जो कि एक रिकरेंट थीम बन गया है. पहले कॉइनबेस, फिर बिटमैक्स, फिर बिटरेक्स एंड अभी Gemini. So all these exchanges which are US based, they are trying to move out of US and go to the Europe and set up their operations there. तो जब तक कि US में प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आएंगे कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑपरेट कर सकता है, क्या प्रोडक्ट ला सकता है, उसके अराउंड में क्लियर रेगुलेशंस आना ज़रूरी है, तभी जाके US कंपनीज और US एक्सचेंजेस विल ट्राई टू grow in the US market. नहीं तो वो बाहर आ जाएंगे and then they will try to fight in the international market, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश केस है, क्योंकि then a lot of people will come and try to innovate and bring new products and go and get head to head with Binance. करेक्ट. और इसी के साथ लगता है हम लोग अभी नेक्स्ट न्यूज़ जिस पे आने वाले हैं वो बाइनेंस के बारे में ही है. बाइनेंस के बारे में ही है, करेक्ट. और ये न्यूज़ है कि बाइनेंस ने अपने क्रिप्टो एसेट होल्डिंग में कस्टमर फंड को और कंपनी रेवेन्यू को कोमिंगल कर दिया है. तो जनरली Binance.com जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस में ऑपरेट करता है, उसके लिए ये करना कोई रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, बट US में दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो. तो जापान में भी इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो. तो इसलिए जब FTX डाउन हुआ, जापानीज आर्म ऑफ FTX जापान, उसको सफ़र नहीं करना पड़ा, क्योंकि FTX जापान में FTX का पर्सनल फंड और FTX के यूज़र का फंड ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ था. तो सिमिलरली US में भी यही लॉज है कि बाइनेंस का फंड, बाइनेंस के ट्रेजरी का फंड और बाइनेंस के यूज़र का फंड सेपरेट करके रखना चाहिए, बट बाइनेंस ने ये फॉलो नहीं किया है most probably, and for this I think the regulators will go after them soon. So this is one more weapon against Binance to build a case, and the regulators I think is just doing that right now to go after them in a very big manner. I think that's also a good and fair practice. Like अगर कंपनीज को कुछ हो भी जाता है तो अगर कस्टमर फंड्स एंड कंपनी रेवेन्यूज अलग है, so the customers don't have to suffer and they can get a large share of their funds back. Not a large share, 100% of their yeah. funds back. Yeah, Right. it's not a large share. So let's see what happens. So with that we go to the next news. So next news है वो है ZachXBT. तो ZachXBT एक ऑनलाइन स्लूथ है, ऑनलाइन डिटेक्टिव है, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैम एक्टिविटीज़ को बाहर लाते हैं. ही इज़ द पर्सन, उन्होंने BitBNS के 7.5 मिलियन के हैक में भी बताया था, जो कि BitBNS ने छुपा के रखा था. एंड उन्होंने अभी रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म जो कि है फिनटॉक, तो उसके बारे में अभी कहा है. तो फिनटॉक इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेड एक्टर्स को यूज़ करके दे आर ट्राइंग टू डू मार्केटिंग की यू डिपॉजिट योर क्रिप्टो, आपको 1% डेली यील्ड मिलेगा. सो दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म आर अ स्कैम. हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी अगर बोलता है कि आप डिपॉजिट करो और आपको
0.5% yield या 1% yield या 3% yield मंथली डेली या वीकली बेसिस पे आपको देंगे, तो दिस इज़ अ प्योर स्कैम। तो ये कभी हो नहीं सकता है, नो मैटर हाउ मच they say that they are the next Bitcoin, they are building innovative DeFi products. So don't trust on them. Rather, go and check what they are doing, see if this makes sense as a business, and then decide कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब I से think कोई भी अगर बोलता है 0.5% डेली बेसिस या Actually, 1% डेली बेसिस और 5% वीकली बेसिस, दैट्स अ प्योर स्कैम। हाँ शौविक। एक्चुअली कोई भी रियलिस्टिक फिगर से अगर बहुत ज्यादा डेविएट करता है कोई भी प्रॉमिस, तो आपको बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना है। आपको मॉडल ये समझना है कि कैसे वो लोग रिटर्न देंगे, correct. राइट? तो फिर रियलिस्टिक फिगर जो है उसके आसपास अगर कुछ भी चीज़ है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग 100% उस पर यकीन करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो जो चीज़ है वो स्कैम नहीं हो सकता है, पर चांसेस Yes. कम है, आप ये कर सकते हैं। तो सेम थिंग मैं भी बोलने वाला था कि लाइक हम लोग को पूछना चाहिए कैसे, लाइक हाउ आर यू गिविंग 1%। सो इट्स नॉट आउट ऑफ द ब्लू कि आप आते हो और बोलते हो मैं 1%, 100 दिन में पैसा डबल करेगा, वो स्कीम तो यहाँ नहीं चलेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन वो पूछना चाहिए कैसे कर रहे हो, आर यू रियली बैकिंग इट, आर ऑल द ऑडिट्स बिन डन। अगर सब चीज़ सही है देन यू कैन थिंक ऑफ इट, बट आई थिंक लोगों को ये पूछना चाहिए कि कैसे आ रहे हैं, rather than बिलीविंग अ फेस एंड अ कंपनी जो कि बस रजिस्टर्ड है एंड किसी का फेस आप देख सकते हो। सो दे कैन बी पेड एक्टर्स और जस्ट स्कैमर्स ट्राइंग टू गेट द मनी आउट ऑफ पीपल। सही। तो उसके साथ हम लोग आते हैं बेस के न्यूज़ पे। तो बेस जो कि कॉइन बेस ने लॉन्च किया था अपना लेयर 2 प्रोटोकॉल, तो बेस इज़ गियरिंग अप फॉर देयर मेन नेट। और कॉइन बेस ने कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू इशू नेटवर्क टोकन्स। तो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे बाउंटी हंटर्स हैं जो कि बेस टोकन्स के लिए बेस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं टू नो hunt for tokens. I think this is a reminder to them कि base is not going to launch their tokens. At least मेरे हिसाब से base is not going to launch their tokens until their mainnet is launched, until they have enough traction. Until then they are probably going to use either ether or optimism directly as the as the token of the platform for paying the gas fees etc. But moving forward शायद बाद में base decides to launch its own token, but imminent ऐसा नहीं लगता है कि immediately they will launch tokens. So Krish, all but the bounty sometimes hunters out it's there, it's a wake up call for you. Krish, sometimes it's like we will not launch a tokens means there is a token coming, so we never know. You never know. So But maybe not now, but maybe in the later case they are just not trying to attract the airdrop bounty hunters, but maybe they have plans for a token. हाँ Nobody knows. मतलब Like मूविंग फॉरवर्ड शायद वो टोकन लॉन्च करे जब नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ जाएगा। correct, बट आई डोंट थिंक करंटली और लाइक इमीडिएटली दे विल डू इट। right, absolutely. तो डीजीसी जो कि डिजिटल करेंसी ग्रुप है, दे आर क्लोजिंग देयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडब्लॉक। और उनके हिसाब से वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दे आर नॉट श्योर ऑफ द यूएस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड दे दिस दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू क्लोज दिस। तो डीजीसी ने अभी रिसेंटली दे डिफॉल्टेड ऑन देयर अमाउंट लोन अमाउंट to Gemini group as well. So they are going through a lot of problem, and this problem is only going to get more challenging with US laws changing and US laws environment having a very iffy kind of behavior where people don't know how exactly they should structure products and they should go ahead with it. तो ये और भी एक कारण से हो सकता है क्योंकि डीजीसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाए थे। तो सेटलमेंट जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है, तो बैंकिंग चैनल यूएस में डाउन होने के बाद सेटलमेंट में काफ़ी इशू हो गया है। तो जैसे सिग्नेचर बैंक और सिल्वर गेट का इंटरनल सेटलमेंट सिस्टम था, तो यू कैन ऑलमोस्ट डू 24/7 into 365 इंस्टेंट सेटलमेंट यूजिंग देयर इंटरनल नेटवर्क। तो अभी वो नहीं है, तो इसलिए भी दे आर हैव फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सेटलिंग विद इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स डोंट वांट टू हैव काउंटर पार्टी रिस्क। तो इस कारण से देयर बिजनेस माइट हैव सफर्ड एंड दे आर क्लोजिंग इट डाउन। But overall, this is bad news because this means that institutional clients will now have to find
alternative platforms and alternative settlement channels to get the same thing done. Right. साथ ही साथ आपने पहले पूछा था कि व्हाई डू यू थिंक यू नो द मार्केट विल रिएक्ट द वे इट इज रिएक्टिंग राइट नाउ, तो एक तो आपने खुद देखा कि मार्केट से लिक्विडिटी मूव हो रहा है एंड पीपल हु आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी जैसे जंप क्रिप्टो और चेन स्ट्रीट, दे आर मूविंग देयर मनी आउट ऑफ क्रिप्टो. फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्लोज हो रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट. और दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जिसमें जर्मनी का रिसेशन एक है, यूएस का डेब्ट सीलिंग ना बढ़ना एक है. तो यूएस का डेब्ट सीलिंग अगर नहीं बढ़ा तो यूएस माइट गो बैंकरप्ट और यूएस might face issues in paying salary to their common people like police, army, healthcare workers, politicians, सब कोई. So the whole situation will be in a लॉक, तो कोई भी आगे काम नहीं कर पाएगा. तो ऑल दीज मैक्रो फैक्टर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट लिक्विडिटी गोइंग डाउन, जर्मनी रिसेशन में आ रहा है, यूएस में इंटरनल प्रॉब्लम्स है यूएस डेब्ट सीलिंग को लेके. तो ऑल दीज थिंग्स विल मेक क्रिप्टो विच इज़ अ वेरी वोलेटाइल एसेट एज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर पीपल टू इन्वेस्ट. तो वो चाहेंगे कि वहाँ से पैसा निकाल के अपने पास पैसा रखे, ताकि अगर रिसेशन आता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है, दे हैव लिक्विड कैश विद देम. एंड दिस इज वाई पीपल आर मूविंग आउट फ्रॉम क्रिप्टो एंड इनटू फिएट. तो अभी सेल्सियस ने भी 430 के इथीरियम निकाला है. दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग इट टू फिजिकल करेंसी फिएट एंड दे विल गिव इट बैक टू देयर यूजर्स. तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक इज अ इंडिकेटर कि आगे चल के इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम 3 months 6 months market is going to go down or a little bit down from here. There is still downside left. और फिर जब बुल रन आएगा which is post Bitcoin halving, it will go up. So that is my personal view. Sam, do you have any questions or comments on this, or Shovik? No, I think here is like we are just diving into two different parts, where you on the fundamental side is like saying that it's going to go down because of the liquidity crunch and people converting into fiat. And according to Shovik, I think it's more like due to the technical analysis and all the traders activity, he's also predicting that there may be some upside, people trying to trade and move it to the upper front and going to back to the levels that we have seen. So we have two narratives here. So let's see with the coming days which narratives gets turned into reality and what happens next. So I am just waiting to see like whose prediction is gonna go right, and we can do a poll maybe like who do you support, like Krish or Sovik. Sure, that will be interesting. Yeah. एक्चुअली ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, इसका पीछे जो है ना एनर्जी क्राइसिस जो है काफ़ी मतलब बड़ा रोल प्ले कर रहा है. रसिया से जो गैस सप्लाई है उसमें कटौती हो रहा है, तो इसके लिए जो है कमोडिटीज़ मार्केट में प्राइसेस वगैरह जो है काफ़ी हाई हो रहा है. फूड, फर्नीचर, ये सब चीज़ में मतलब प्राइस जो है काफ़ी बढ़ गया है जर्मनी में. तो इसी का इम्प्लीकेशंस वगैरह जो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं. हालांकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो यूरोप का एवरेज इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट और 8% क्लोज रफली. और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उनका जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है. अगर आप देखते हो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट हाई है, पर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी हाई है, राइट. बट उनका वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ उतना हाई नहीं है. तो समझ लो कि अगर इंडिया में आज हाउसिंग लोन आपको 9% में मिलता है, अगर 9% है कि आपको 10% 11% हो जाता है, सो इज़ नॉट दैट बिग अ परसेंटेज इंक्रीज. बट जर्मनी में 1% अगर आपका हाउसिंग लोन है, तो वो अगर 3% 4% हो जाता है, तो दैट इज़ अ ह्यूज इंक्रीज. दैट्स लाइक 300-400% इंक्रीज. तो इसलिए मुझे लगता है कि जर्मनी इज रियली गेटिंग इनटू रिसेशन, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली द कंज्यूमर साइड की गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ये सब चीज़ बढ़ रहा है, बट ऑल्सो बिकॉज देयर जीडीपी इज नॉट ग्रोइंग दैट मच. Right. So that is the thing that I have covered in my tweet, that recently crypto sell-off is going to happen. So the reason that crypto sell-off is going to happen is because Germany is already in recession, and EU and GBP are not far behind. They are also grappling with shrinking market and high commodity prices, etc.
इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा रीज़न है रिसेशंस आने का या आने के चांसेस का, दैट इज़ यूएस डेप सीलिंग नॉट इंक्रीजिंग. So once these things calms down, I think then crypto will again start moving up slowly. But in the long term, crypto is only up. In the short term, in the medium term, I think it has a chance to go down. Got it. And with this, we come to the last and most interesting news of the day, जो कि है एक डिवोर्स फाइलिंग के थ्रू एक हस्बैंड ने $500,000 बिटकॉइन में छुपा के रखा था. He did not disclose it during the divorce proceedings. And the wife, she hired a crypto hunter, crypto sleuth, to find out कि उसके husband के पास कितना crypto है. And he was able to find almost $500,000 in Bitcoin. And this got the husband busted. Now this $500,000 worth of Bitcoin is also included in the asset of the husband, and probably they have to part with almost 50% of it to the wife during the settlement case. So this is important. This is important because कि husband चाहे कितना भी कोशिश कर ले to think that he is hiding the Bitcoin, but wife is always clever, and although she doesn't have the capability to go on chain and look for it, but she got somebody who can do it for her. And this is why if you are trying to hide your crypto in a manner कि किसी को पता नहीं चलेगा, don't think कि ऐसा हो सकता है. If people look hard enough, people can really find out how much crypto asset, crypto worth you have. Yep. So there is always some trace, and I'll just say, just beware wherever you are investing, because sometime or the other, if you are filing for a divorce, you may have to part 50% of your digital assets as well. So just look for the girl very, very goodly, and so that you don't have to file a divorce in the future, or else half of your Bitcoin holding is gone. क्या तो क्या इसी के तरीका साथ ही निकाल लेते हैं लोग सच में. So I think it's a very good for crypto and crypto enthusiasts and the DeFi regions as well. So just look for a good wife so that you don't have to part of your wealth with anybody else. This is also a very good safety trick for investment persons who are looking for long-term investments. तो इसी के साथ ही हम लोग अपना आज के पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं. ओवर टू यू सैम. Correct. Right. So with this, we are when I end this podcast. So I think you got some value out of it. और ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहने के लिए और ऐसे ही हमारे न्यूज़ अपडेट्स और भी जो नई चीज़ें हम लोग ला रहे हैं उसके लिए do subscribe to our channel, do share it with your friends and families so that they also get part of it. And if you want to cover any other things like जो आपको इस podcast में नहीं मिल रहा है, do let us know in the comments so that we can take it up and implement these things in the podcast. So I think that was it for this week. See you next week and in the next month. So thank you guys for watching. Bye bye. See you all. बाय बाय. बाय.